Now next topic is a new conservatism after 1815. So conservatism मीनिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके तो अभी हम एक बार और देख लेते हैं. देखिए न्यू वर्ड्स में जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया है तो आप देख सकते हैं. कंजर्वेटिज्म अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड institutions and customs and preferred gradual development to quick change. तो वो क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे कि एक जो ट्रेडिशन है उसको वो छोड़े नहीं और जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फिर से इस्टेब्लिश किया जाए, कस्टम्स जो चले आ रहे थे उनको ही चलने दिया जाए और वो कभी भी एकदम क्विक चेंजेस कभी भी नहीं चाहते थे. वो हमेशा चाहते थे कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो टू क्विक चेंज, है ना. ग्रेजुअली चेंजेस वो ऐसे नहीं चाह रहे थे कि अचानक से चेंजेस हो जाने लगे सोसाइटी में. वो इसलिए सोच रहे थे ऐसा क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे. जो कंजर्वेटिव्स थे मोस्टली वो किससे बिलोंग करते थे, मोस्टली दे वर नोबल्स एंड क्लर्जीज. तो उनके हाथ से सारी पावर्स चली जाती. अगर वो सारे चेंजेस जो आ रहे थे यूरोप में, अगर वो सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ में सारे चेंजेस आ जाते तो उनके हाथों से सारी पावर चली जाती. तो उनकी इस तरीके की थिंकिंग थी. अब देख लेते हैं यहाँ पर आफ्टर 1815. देखिए फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, जब नेपोलियन को हरा दिया गया था 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. ओके सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. सो कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, अब उन्होंने क्या सोचा कि कंजर्वेटिव्स क्या सोचते थे, दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड. ओके तो वो सारी पुरानी चीज़ों को दोबारा से इस्टेब्लिश और दोबारा से उनको चाहते थे कि वही चीज़ें बनी रहें. सो मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज. रेदर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन. देखिए नेपोलियन ने सारे चेंजेस किए थे. हालांकि जो जब फ्रांस में सारे जो चेंजेस आए थे वो नेपोलियन ने सारे वो हटा दिए थे. उसने अपनी तरीके से रिफॉर्म्स वो नेपोलियन ने लेकर आए थे. ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी उसने ख़त्म कर दी थी. वहाँ पे फिर से मोनार्की उसने इस्टेब्लिश की थी नेपोलियन ने. और उसके बाद वो सारे इसने एक तरह से दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की. क्योंकि मोनार्की उन्होंने सोचा कि क्यों जब रूलर होता है तो वो ही ज़्यादा ज़्यादा मजबूत होता है वो कंट्री को संभालने के लिए, लोगों को संभालने की. सो इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. अ मॉडर्न आर्मी, क्या क्या उन्होंने सोचा, मॉडर्न आर्मी है, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, अ डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप. मीन वो सारी जो पुरानी बातें थी वो उसको दोबारा से इस्टेब्लिश वो लोग करना चाहते हैं. सो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन. उन्होंने कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन पावर्स थी वो थे आपके, ध्यान रखिएगा इनको, ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया. इन सभी ने मिलकर के क्या किया था, नेपोलियन को हरा दिया था. मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप. और वियना में वो लोग मिले एक साथ और ताकि जो जब नेपोलियन को हरा दिया गया तो अब उनको आगे के डिसीजन लेने थे कि अब आगे का क्या करेंगे हम यूरोप में. तो ये वियना में हुआ था, ऑस्ट्रिया. द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनको आप अच्छे से इनको लर्न करिएगा. तो कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय, ये जो इस तरीके की जो मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी आपकी वियना में. और उसको जो होस्ट किया था वो था आप ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक. दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने एक बात और भी बोली थी जो आपसे अक्सर करके पूछा जाता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड. तो ये लाइंस आ जाती हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये लाइंस किसने बोली हैं और क्यों बोली हैं. उसने इन लाइंस को बोलने के पीछे उसका रीज़न ये था कि वो जानता था कि अगर फ्रांस में जो भी कुछ चेंजेस होते हैं ना वो पूरे यूरोप में उसमें वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. सो द डेलीगेट्स ड्रो अप ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of undoing most of changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. वो चाहते थे कि वो सारे चेंजेस
जो आए हैं इस नेपोलियनिक वॉर के दौरान, वो सब चीज़ों को वो हटा दें, ठीक है। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। अब उन्होंने क्या किया, बर्बन डायनेस्टी के जो किंग था, पहले आपको याद होगा कि लुई 16 था वहाँ का किंग फ्रांस का। अब उन्होंने दोबारा से बर्बन डायनेस्टी के ही जो वहाँ के जो प्रिंस थे उनको वहाँ पे फिर से स्टेब्लिश, वहाँ पे उनको फिर से रूलर वहाँ का बना दिया, ओके। एंड फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और फ्रांस ने वो सारी जो जितनी भी जो टेरिटरीज जो नेपोलियन के टाइम में जितनी भी कंट्रोल में ले ली थी, जिन पर उसने कब्जा कर रहे थे, वो सारी उनसे ले ली गई। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। है कि जो भी कुछ फ्रांस में हुआ था उन सभी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए जो वियना में कांग्रेस हुई, जो मीटिंग हुई थी, वो सारे उन्होंने स्टेप्स लिए थे। फ्रांस में जितने भी जो भी चेंजेस आए थे, एक तो उन पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं वो पूरे यूरोप में उनको स्प्रेड ना हो सके वो। तो जितनी भी जो भी इसने जो स्टेट्स जो कब्जे किए थे नेपोलियन ने, वो सारे उनसे वापस ले लिए गए। अब धीरे धीरे करके उस पर उन्होंने क्या किया, होल्ड करना शुरू कर दिया, ओके। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेट अप इन नॉर्थ एंड जिनोवा वॉज एडेड to Piedmont in the south, and Prussia was given important new territories on its western frontiers. While Austria was given control of northern Italy, but the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन कन्फेडरेशन जो है 39 स्टेट्स का जो था उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए थे, बस वो वैसा का वैसा ही रहा था। सो इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, while Prussia was given a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. तो मेन इंटेंशन क्या था इन सबको रिस्टोर करने का, मोनार्की को, ताकि जो भी नेपोलियन ने जो भी कुछ किया था, हटा दिया गया था, उन पर दोबारा से कंजर्वेटिव्स का हाथ, कंजर्वेटिव्स उसमें अपना कंट्रोल कर सकें, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की जो फीलिंग्स थी नेशनलिज्म वाली वो अब स्प्रेड ना हो सके, और जो भी कुछ हो रहा है फ्रांस में उस पर वो कंट्रोल कर सकें, ओके। सो कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मैंने आपको भी बताया था, निरंकुश होता है जिस पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल दूसरे लोग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रोल होता है, रूलर का होता है। सो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers. ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ अब इस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। सेंसरशिप जो होती है वो होती है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ जो पब्लिकेशन होता है, न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं छाप सकते थे बिना राजा की रजामंदी के। तो ये इस तरह की जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश करी। सो वॉट वॉज सेड इन बुक्स एंड न्यूज़ पेपर, प्लेस एंड सॉन्ग एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। यानी इस तरह की जो फ्रीडम की जो आइडियाज़ थे, लिबर्टी की जो आइडियाज़ थे, उन्होंने उसको कर्व करना शुरू कर दिया। सो एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनलेस continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. तो सबसे ज़्यादा जो जितना वो शिकंजा कस सकते थे इन सभी एक्टिविटीज़ पर, नेशनलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम वाली बात, तो उस तरह से उन्होंने किया। सेंसरशिप पर उन्होंने सेंसरशिप लगा दी गई थी न्यूज़पेपर पर। सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया था वो सेंसरशिप था, जो फर्स्ट इट वाज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो उन्होंने उससे छीन लिया था ताकि लोगों तक सारी जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड ना हो सके, ओके।